नमस्कार, आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम द हिंदू समाचार पत्र में 9 मार्च 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। इसके साथ साथ इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे। आइए स्टूडेंट्स, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस सत्र में हम किन किन विषयों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 8 मार्च 2021 को जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर बताऊंगा। उसके बाद अफगानिस्तान में शांति का रास्ता, फिर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत, जो वर्तमान संदर्भ है चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। निजी नौकरियों में आरक्षण, वर्तमान में हरियाणा राज्य के द्वारा निजी नौकरियों में अपने राज्य के लोगों को आरक्षण दिया गया है। इसी संदर्भ में हम कुछ अन्य राज्यों का उदाहरण भी देखेंगे। इससे संबंधित जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आगे जो मुद्दा होगा वो है आरक्षण में 50% की सीमा और जुड़े हुए विषय। तो हालिया संदर्भों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु को देखते हुए इस विषय को हम लोग संदर्भित करेंगे। आगे देखते हैं सरकारी स्कूलों में स्वच्छ जल की स्थिति, ईरान और चीन से जुड़े हुए विषय। तत्पश्चात गाय और उससे जुड़े विषय, इतिहास परक दृष्टिकोण। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न और फिर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की रूपरेखा को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उत्तर देखते हैं 8 मार्च के सत्र के। सबसे पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से आघात वाद्य यंत्र हैं? स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखेंगे, आघात वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन पर किसी किस्म का एक प्रहार करके, आघात करके संगीत ध्वनियों का उत्पादन किया जाता है। तो अब यहां पर आप लोग देखिएगा, कामिचा, मृदंगम, पखावज, तबला। तो अब इनमें मृदंगम, पखावज और तबला ये आघात वाद्य यंत्र हैं। अगर हम कामिचा की बात करते हैं तो ये तत् वाद्य यंत्र है। अब तत् वाद्य यंत्र कैसे होते हैं? जो कि डोरियों वाले होते हैं, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं और उनकी डोरियों की स्थिति में परिवर्तन करके संगीत ध्वनियों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 3 और 4। आइए मैं आपको दिखाता हूं कामिचा को। कामिचा आप देख सकते हैं इस चित्र में कि यहाँ पर डोरियां हैं। इन डोरियों पर एक किस्म का तनाव पैदा करके जो है संगीत ध्वनियों का उत्पादन किया जाता है। आगे मैं आपको जरा मृदंगम और पखावज भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मृदंगम को और पखावज को। अगर आप देखें तो मृदंगम और पखावज की संरचना लगभग एक जैसी दिखती है। थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन है, इनके उपयोग में परिवर्तन हो जाता है। अलग अलग संगीत और ताल के साथ में इनके प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन ऑब्लिक लक्ष्य का भारत एक हस्ताक्षर करता है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत इस्तांबुल सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है। आपको यह जानना चाहिए कि जो इस्तांबुल सम्मेलन है इसका संबंध जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके प्रति जो हिंसा होती है उस हिंसा को रोकने के संदर्भ में है। भारत ने अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन भारत महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनता को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यह अभियान मुख्य रूप से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद इसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर नहीं है, बल्कि इसमें ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पीएसयूज ऑफ इंडिया यह संस्था है, बीपीपीआई, यह इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। तो यहाँ पर हमसे सही पूछा गया था और ऐसे में यहाँ पर कोई भी सही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री सेतु
भारत और किस देश के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही बढ़ाने में मदद करेगा? आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, बांग्लादेश। और इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन पर चिंता व्यक्त की गई है। जब किसी जलीय क्षेत्र के अंदर में एकदम से शैवाल की स्थिति जो होती है वो बढ़ जाती है तो इसको हम लोग शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि उस जलीय राशि के अंदर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी उपस्थिति घट जाती है और इसकी वजह से जो वहां पर अन्य जलीय जीव जंतु होते हैं उनके जीवन पर एक प्रकार का संकट पैदा हो जाता है। जरा आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इस घटना के लिए प्रेरक कारक क्या क्या हो सकते हैं या हो सकता है। तो यहाँ पर है ज्वार नद मुखों से पोषक तत्वों का निर्वहन। निश्चित रूप से यह एक कारण है, क्योंकि जब पोषक तत्व अधिक हो जाते हैं किसी जलीय राशि के अंदर में, तो जलीय क्षेत्र के अंदर में, तो वहां से निश्चित रूप से शैवाल प्रस्फुटन की संख्या हमें देखने को मिलती है, उसमें वृद्धि देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मानसून के द्वारा भूमि से जलवाह, अब ये दोनों में पोषक तत्व जो है वो जुड़ा हुआ बिंदु है कि यहाँ पर जो खेत वगैरह होते हैं या अन्य जो जलीय राशियां होती हैं वहां से किसी क्षेत्र के अंदर में जहां पर जल एकत्र हो रहा है वहां पर पोषक तत्वों की तादाद बढ़ जाती है और शैवाल प्रस्फुटन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त समुद्रों में उत्प्रवाह ये भी इसका एक कारण हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले आलेख की तरफ। पेज नंबर 6 से लिया गया है, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसका संबंध है। द कंटूर्स ऑफ द एंड गेम इन अफगानिस्तान। जो इसके लेखक हैं जयंत प्रसाद जी, ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं जरा इनके विचारों को। लेखक कहते हैं कि अफगानिस्तान की एकता सुनिश्चित करना और वहां पर स्थायी शांति को स्थापित करना अमेरिका के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। स्टूडेंट्स आपको ये बताते चलें कि बराक ओबामा के समय से ही अमेरिका लगातार अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकालने के लिए प्रयास कर रहा है और इस संदर्भ में बराक ओबामा के द्वारा एक घोषणा भी की गई थी। हाल ही में जब अमेरिकी सरकार और तालिबान के बीच दोहा समझौता संपन्न हुआ था तब अफगानिस्तान में जो शांति की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें की गई थी और अगर हम वर्तमान संदर्भों को देखते हैं तो अब ये एक निर्णायक दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर एक मानचित्र है आप लोगों के सामने अफगानिस्तान के महत्व को दर्शाता हुआ, जरा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इस बिंदु को ध्यान रखें कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब भूमि से घिरा हुआ देश है और समंदर तक पहुंच के लिए अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान के ऊपर में। हालांकि भारत ईरान के अंदर में चाबहार बंदरगाह का जो विकास कर रहा है उसके माध्यम से भारत का यह भी प्लान है कि वो अफगानिस्तान को समंदर तक पहुंच मुहैया कराएगा। अफगानिस्तान का अगर आप स्थिति देख पा रहे होंगे मानचित्र पर तो आप देख सकते हैं कि ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन देशों के साथ मुख्य रूप से अपना ये बॉर्डर साझा कर रहा है और ऐसे में मध्य एशिया के क्षेत्रों के लिए यह एक कुंजी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, भू राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम अफगानिस्तान के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि इसे साम्राज्यों की कब्रगाह तक कहा जाता है कि एक जमाने में सिकंदर को भी यहाँ पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अगर हम आधुनिक विश्व के अंदर में आ जाते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से सोवियत संघ को अफगानिस्तान के अंदर समस्याएं देखनी पड़ी, फिर अमेरिका को हम देख ही रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स जरा इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दों को भी हम लोग देख लेते हैं। दोहा समझौते के बावजूद तालिबान ने अलकायदा और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंधों को समाप्त नहीं किया है। अब निश्चित रूप से तालिबान जैसे आतंकवादी समूह जब तक अफगानिस्तान के अंदर में बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे, सत्ता में उनकी पहुंच रहेगी, तो निश्चित रूप से स्थिति सामान्य होने में बहुत अधिक वक्त लगेगा। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि दोहा समझौते में यह बात कही गई थी कि अफगानिस्तान के अंदर में सत्ता के अंदर साझेदारी करने के लिए जो अन्य समूह हैं उन सभी समूहों के बीच एक वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन वह प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
ऐसे में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को यह चेतावनी भी दी गई है कि 1 मई तक जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा तो उनके बिना सुरक्षा स्थिति और बिगड़ सकती है और तालिबान तेजी से लाभ की स्थिति में आ सकता है। अब यहां पर अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन है, ये जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे तब इन्होंने इस बात को दिखाया था कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की तुलना में अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये अमेरिकी सैनिकों को जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से निकालना भी चाहते थे। अब वर्तमान में स्थितियां कैसी हुई हैं जरा इसको देखिए। अमेरिका का यह मानना है कि राजनीतिक वार्ता के माध्यम से अफगानिस्तान में एक न्यायसंगत और स्थायी शांति लाई जा सकती है। इस प्रकार से अफगानिस्तान की एकता, संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि यदि पाकिस्तान के द्वारा तालिबान को हथियारों की आपूर्ति और प्रशिक्षण सुविधा रोक दी जाती है तो तालिबान अपने आप कमजोर हो जाएगा। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि हम लोगों ने इस बात को देखा है अनेक शोध रिपोर्टों के माध्यम से कि पाकिस्तान जब तक तालिबान को अपनी मदद देता रहेगा तब तक तालिबान कमजोर नहीं होगा और जब तक तालिबान कमजोर नहीं होगा तब तक अफगानिस्तान में हम लोकतंत्र की आशा नहीं कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सरकार जो है वह अफगानिस्तान में एक नई समावेशी सरकार की वकालत कर रही है और इसका तात्पर्य है कि अंतरिम सरकार में तालिबान के लिए 50% हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कई सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं कि तालिबान तो स्वयं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है और अगर वह सरकार के अंदर में शामिल हो जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ती हुई चली जाए। जैसे कि हमने म्यांमार के अंदर में देखा कि वहां पर सेना की भागीदारी तो थी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में, लेकिन किस तरह से हाल ही में सेना ने वहां तख्तापलट को अंजाम दे दिया। तो कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोहा समझौते के बाद जब अफगानिस्तान के अंदर में वार्ताओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई तब रूस ने यहां पर सक्रियता दिखाई थी और उसने मॉस्को को एक संभावित स्थल के तौर पर पेश भी किया था, लेकिन अब रूस को धीरे धीरे यहां से साइडलाइन किया जा रहा है। हालांकि रूस अभी उपस्थित है यहां पर, उसको बहुत जो है आसानी से साइडलाइन किया नहीं जा सकता है। अब यहां पर क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ से इस संबंध में वार्ता का आयोजन करने के लिए कहा गया है जिसमें तुर्की भी सहयोग करेगा। अब इस बैठक में चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनसे यह भी कहा जा रहा है कि वह कुछ अन्य प्रमुख नेता, जैसे कि वहां पर धार्मिक वर्ग के अंदर एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं अब्दुल्ला, भूतपूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, प्रोफेसर अब्दुल रसूल सयाफ, ये सब लोग एक साथ मिल करके तालिबान के साथ अगर शक्ति साझाकरण की नीतियों के लिए चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ हल यहाँ पर निकाले जा सकते हैं और एक स्थिर सरकार की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जरा भारत के संदर्भों को देख लेते हैं तो अफगानिस्तान निश्चित रूप से एक मुश्किल जगह रहा है बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए और यह तथ्य जो है हम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक लगातार देखते आए हैं कि अगर अफगानिस्तान शांत है तो निश्चित रूप से भारत के लिए वो बेहतर है और अगर अफगानिस्तान में अशांति रही है तो भारत के लिए चिंताएं पैदा होती रही हैं। इस बात को आप ऐसे जोड़ करके देखिए, जैसे मौर्य काल के बाद में जब शक और कुषाणों वगैरह की एंट्री होना शुरू होती है, उनका जो है भारत की तरफ हमले शुरू होते हैं, तो वो इंडो ग्रीक वगैरह वो सब इसी क्षेत्र के साथ में जो है एक हद तक जुड़े हुए थे। अगर आप मध्यकाल में आ जाते हैं तो फिर हमें गजनी और गौरी, फिर बाबर वगैरह के हमले दिखाई पड़ते हैं और ये सब समस्याएं हमको अफगानिस्तान से जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही होती हैं। 1990 के आसपास जब अफगानिस्तान में तालिबान की शक्ति बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी तो यही वह समय था जब भारत के कश्मीर के अंदर में आतंकवादी घटनाएं बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी और इसका एक बड़ा कारण था अफगानिस्तान के साथ संबंध और तालिबान के लोगों को और अन्य आतंकवादियों को पाकिस्तान के द्वारा इन क्षेत्रों में ट्रेनिंग
जैसी सुविधाएं मुहैया करवाया जाना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह संदर्भ कितना गहरा हो जाता है यहाँ पर। आइए देखते हैं। अगर मैं अतीत की बात करूं तो अफगानिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति और वहां के कमांडर अहमद शाह मसूद, जो आज भी वहां पर बहुत प्रसिद्ध है और उनके फोटो पोस्ट कार्ड्स वगैरह के ऊपर में अफगानिस्तान के गलियों में और बाजारों में आज भी देखे जा सकते हैं। यह लोग जो थे ये भारत के साथ अच्छे संबंधों के हिमायती थे और शायद इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अफगानिस्तान के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम अभी भी अफगानिस्तान में आधारभूत संरचना के विकास में और अन्य क्षेत्रों में लगातार सहयोग कर रहे हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें यहाँ पर तो आप ध्यान देंगे, अफगानिस्तान एशिया में रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और फिर मध्य एशिया को पश्चिम एशिया से जोड़ता है। अब अगर भारत की यहाँ पर उपस्थिति हो जाती है तो इसको स्टूडेंट्स अब आप लोग जोड़ दीजिएगा चीन की जो सिल्क रोड परियोजना है उसके साथ में, कि किस तरीके से चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम अफगानिस्तान में उपस्थित होंगे तो हम एक तरीके से चीन को जो है उसको एक चिंता की स्थिति में डाल सकते हैं। चीन बहुत ज्यादा यहाँ पर आक्रामक नहीं हो पाएगा अगर हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। यह देश रणनीतिक रूप से तेल और गैस से समृद्ध मध्य पूर्व और मध्य एशिया में स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भूस्थानिक स्थिति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आप लोग जो है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को विशेष रूप से याद रखेंगे, तापी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बहुत पुराना प्रोजेक्ट हो गया है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपने स्तर पर यहाँ पर कार्य जरूर करेंगे आप लोग। अब हम लोग इस बात को देखते हैं कि भारत द्वारा काबुल के लिए शहतूत बांध परियोजना में सहयोग किया जाएगा और बामियान प्रांत में बंद ए अमीर तक सड़क संपर्क, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति नेटवर्क और मजार ए शरीफ में पॉलिटेक्निक के निर्माण में भी भारत सहयोग दे रहा है। कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी भारत ने सहयोग का भरोसा दिलाया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई उपग्रह में अफगानिस्तान की भागीदारी के माध्यम से भारत रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के जो अनुप्रयोग हैं उसमें भी अफगानिस्तान की मदद करने का प्रयास कर रहा है। स्टूडेंट्स, लेखक 1990 का वक्त याद करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि एक दौर था वो जब अफगानिस्तान की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था और सोवियत यूनियन उसी समय यहाँ से बाहर निकला था। उस दौर में भारत और ईरान ने अफगानिस्तान की तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे। आज दौर है जब अमेरिका यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी जटिल स्थिति में भारत और ईरान मिलकर के अफगानिस्तान का सहयोग कर सकते हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है इन दोनों देशों के माध्यम से। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगले समाचार का संबंध पेज संख्या 7 से है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसका संबंध स्थापित करते हैं हम लोग। इंश्योरिंग ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। निश्चित रूप से किसी भी देश के लोकतंत्र का आधार होते हैं वहां पर पारदर्शी रूप से चुनाव। और भारत के संदर्भ में किन समस्याओं को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। जो प्रस्तुत लेख है इसके माध्यम से यह कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 5 विधानसभाओं के चुनावों की तारीखों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना जिसके संबंध में कई सारे लोगों के द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं कि यहाँ पर ये योजना पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डाली गई थी और उन याचिकाओं पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। ऐसे में लेखक जो है इस तरफ हमारा ध्यान खींचने का प्रयास करती हैं कि यह सारी की सारी स्थितियां चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर गंभीर प्रभाव डालने वाली हैं और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। हम लोग जरा चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यह योजना 2018 से चर्चा में आई थी और भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो चुनावी बॉन्ड की खरीदारी कर सकता है। चुनावी बॉन्ड में निवेश की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा
और केवल वे ही राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आपके लिए ध्यान रखेंगे इनको आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार ने चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए ही मान्य होगा। अब यहां पर अगर हम तुलना करते हैं पुरानी व्यवस्था की और नई व्यवस्था की, तो कुछ और बिंदु हमें स्पष्ट होते हैं और यहां पर जो निहित समस्याएं हैं वो अभी बढ़िया से समझ में आ जाती हैं। आइए देखते हैं। पारंपरिक व्यवस्था के तहत जो भी चुनावी चंदा मिलता था वह मुख्यतः नगद में दिया जाता था, जिससे काले धन की संभावना काफी बढ़ जाती थी। लेकिन जो वर्तमान प्रणाली है चुनावी बॉन्ड, इसमें केवल चेक या ई भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के जरिए ही इसको खरीदा जा सकता है। इसलिए काले धन संबंधी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। अब इस बिंदु पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे क्योंकि यह इसका एक सकारात्मक बिंदु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था के तहत ना तो फंड देने वाले के नाम की घोषणा की जाती है और ना ही फंड लेने वाले के नाम की। अब स्टूडेंट्स, यहीं पर सारा पेंच आकर के फंस जाता है। अपारदर्शिता हमें यहीं पर दिखाई देने लगती है। अब यह जो व्यवस्था है, यह जानकारी की स्वतंत्रता का जो एक मौलिक सिद्धांत है, अनुच्छेद 19 के द्वारा जो समर्थित है मूल अधिकारों में, उसकी अवहेलना हो जाती है इसी जगह पर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर जो कई शोधकर्ता हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया, उन्होंने यह बताया कि इस प्रक्रिया में जो गुप्त जानकारियां हैं, जनता के पास तो इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन जो प्रवर्तन एजेंसी हैं, सरकार है, उनको जानकारियां होती हैं। तो यहां पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि गोपनीयता के साए में एक अच्छा लोकतंत्र कैसे निर्मित किया जा सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि चुनावी बॉन्ड प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतर पैसा सत्ताधारी दल को ही मिलता है और वर्तमान में भी इसी तरह की हम लोग प्रक्रिया को कुछ देख रहे हैं। जरा कुछ आंकड़े आप लोग देखिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से लगभग 95% और मार्च 2019 में खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से लगभग 60% एक दल विशेष के खाते में ही गया। पहले यह प्रक्रिया थी कि अगर कोई दानकर्ता कंपनी है, वो किसी दल को दान करना चाहती है, तो वह कंपनी कम से कम 3 साल पहले बनी होनी चाहिए। लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। तो अब ऐसे में कुछ लोगों का यह मानना है कि अब यहां पर शेल कंपनियां, जैसे आभासी या नकली कंपनियां, कि यह कंपनियां वास्तव में नहीं होती हैं, मुखौटे के रूप में काम कर रही होती हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए। तो अब इनके माध्यम से काले धन का राजनीति में हो सकता है कि प्रयोग हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि पहले तो 3 साल की जो शर्त थी उसके माध्यम से यह प्रक्रिया रुक जाती थी, लेकिन अब यह शर्त हट गई है तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो अब यहां पर आप विरोधाभास को देख सकते हैं। विरोधाभास कैसे कि ई भुगतान की बात की गई है, चेक से भुगतान की बात की गई है, वहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि स्टूडेंट्स कि यहां पर काला धन रुकेगा। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शेल कंपनियों के माध्यम से यहां पर काले धन का उपयोग हो सकता है। यह प्रणाली उन कॉरपोरेट्स की पहचान छिपाने में मदद करती है जो राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्ताधारी दलों को राजनीतिक लाभ के लिए भारी मात्रा में दान देते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न थे यहाँ पर, तो समय भी लगा हम लोगों को यहाँ पर देखने में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे की राह क्या हो सकती है? चुनावी फंडिंग पूर्णतः पारदर्शी होनी चाहिए, निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के दायरे में अगर ये आ जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां जनता के सामने उभर के आ जाएंगी, फिर जनता अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकती है। चुनावी फंडिंग को लेकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मॉडलों का अध्ययन किया जा सकता है और भारतीय परिवेश के अनुसार जो हमारे देश की चुनावी बॉन्ड योजना है, इसमें सुधार किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स,
आप लोग जब उत्तर लिखते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी एक पक्ष के बारे में नहीं सोचना है, या ऐसे नहीं सोचना है कि वर्तमान जो है समस्या का एक ही समाधान हो सकता है कि जो भी चीज घटी है इसको हटा दिया जाए। हम सुधारों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो भी वर्तमान में चल रहा है उसमें क्या और सुधार करके उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अधिक महत्वपूर्ण यह होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज नंबर 6 से है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसका संबंध है, एन अलार्मिंग डिक्टेट। तो अब यहां पर क्या है देखते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य स्थानीय निवासी रोजगार अधिनियम 2020 को हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। यह अधिनियम हरियाणा राज्य में निजी नौकरियों में जिनमें 50,000 रुपए तक का वेतन है उनमें जो है 75% तक स्थानीय निवासियों के आरक्षण की बात की गई है। इसी तरह का एक कानून आंध्र प्रदेश के द्वारा भी लाया गया था और इस पर कानूनी विवाद भी हुआ है, और ऐसा ही एक वादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कर चुके हैं। तो अब लेखक इन सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ करके हमारे सामने रखते हैं। आइए देखते हैं। लेखक कहते हैं कि निश्चित रूप से महामारी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश की आवश्यकता है। एक ऐसे माहौल की आवश्यकता है जहां पर हम अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाएं, लेकिन ऐसे अधिनियम निवेश के माहौल को खराब करने वाले हैं और ये हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे कानून संविधान के अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत जो कानूनी समस्याएं हैं उनमें भी ये फंस सकते हैं। जरा आप लोग ध्यान दे लीजिए ये अनुच्छेद क्या कहते हैं। 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इससे संबंधित किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना तो उससे कोई भेदभाव किया जाएगा। यह एक सामान्य स्थिति है स्टूडेंट्स, अपवाद की स्थितियां कुछ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त 19(1)(g) के अनुसार व्यवसाय की आजादी दी गई है। तो निश्चित रूप से अब यहां पर यह तो पूछा ही जाएगा इन सरकारों से कि इस बात की क्या आवश्यकता थी कि आप लोगों ने निजी नौकरियों के अंदर में आरक्षण के जो है इस विकल्प को चुना। इस पर तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ कानूनी मामले देखने को मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि वर्तमान स्थिति गुरुग्राम, जहां पर अनेकों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिसेस हैं, उनके कार्यालय हैं, अब यहां पर इन कंपनियों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन कंपनियों को यह लग सकता है कि उनका निवेश खतरे में है, भविष्य में जो वो निवेश करने वाली हैं उससे वो पीछे भी हट सकती हैं। इसके अतिरिक्त अब इस कानून के अंतर्गत किसी कंपनी में निरीक्षण के लिए अधिकारी भी आ सकते हैं। अब ये एक प्रकार से इंस्पेक्टर राज प्रणाली को बढ़ावा देने वाला हो सकता है, और इस प्रणाली के नुकसान हम लोग 1990-91 के पहले देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है। निवेशकों में यह भरोसा जगाने की आवश्यकता है कि उनका निवेश सुरक्षित है और ऐसी नीतियां हानिकारक सिद्ध होंगी। इसके अतिरिक्त लेखक कहते हैं कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि एक देश एक बाजार, लेकिन देश के अंदर में ही स्थानीय स्तर पर संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी अवधारणाएं निश्चित रूप से फलीभूत होती हुई हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इस संदर्भ में उचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला समाचार जो है इसका संबंध पेज संख्या 1 और 8 से है। इसको हम लोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के GS2 पॉलिटी के खंड के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट्स व्यूज ऑन 50% कैप ऑन क्योटा। तो अब यहां पर संदर्भ क्या है आइए देखते हैं इसको। मराठा आरक्षण कानून से जुड़े विषयों को संबोधित करने के लिए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, लेकिन जजों की इस पीठ ने अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करके उनसे पूछा है कि जो आरक्षण है क्या इसको 50% तक ही सीमित रखना चाहिए। मैं आप लोगों को यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि इंदिरा साहनी केस 1992 में मुख्य रूप से यह बात कही गई थी कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, और यह निर्णय 9 जजों की एक बेंच के द्वारा सुनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं।
जजों की यह पीठ 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से जुड़े जो विषय हैं कि क्या यह राज्यों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और आरक्षण के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाने से रोकता है, इस पर भी विचार करेगा। अब आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह पीठ अनुच्छेद 342A अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में राज्यों की शक्ति को कहीं कम तो नहीं करता है या किसी प्रकार से संघीय ढांचे को तो प्रभावित नहीं करता है, इस मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 338B का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है और अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह राज्य में शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को चिन्हित कर सके। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का प्रयास किया गया था, जिसे बंबई उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा में 12% और रोजगार में 13% तक सीमित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला समाचार है पेज संख्या 9 से इसको लिया गया है। GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ते हैं। ओनली हाफ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आंगनवाड़ीज हैव टैप वाटर। तो अब ये कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं और इनका प्रयोग आप कर सकते हैं और यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं कि स्वच्छ जल कितना महत्वपूर्ण है और इस दिशा में हमें अभी एक लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के अंदर में 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर 100% टैप वाटर का कवरेज है, मतलब कि नल से पानी आता है। यहाँ पर स्कूलों के अंदर में स्वच्छ पानी की एक हद तक उपलब्धता है और ये राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल, तेलंगाना और पंजाब। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर स्थितियाँ बहुत खराब हैं। हम इस बात को भली भांति जानते हैं स्टूडेंट्स के जल जनित बीमारियाँ जो है बहुत खतरनाक होती हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में इनका प्रकोप बहुत जानलेवा होता है। आइए देखते हैं जरा इसको। जैसे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 7.93 जो है % है यहाँ पर कि ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टैप वाटर अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में ये 11% से कम है। झारखंड में आप देख सकते हैं लगभग 13% के आसपास यहाँ पर स्थिति है। आप अगर देखें तो इन राज्यों में एक बड़ी आबादी निवास करती है, बहुत सारी ऐसी संख्या है बच्चों की जो स्कूल जाते हैं। तो निश्चित रूप से जल शक्ति मंत्रालय को यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उन्हें स्वच्छ जल प्राप्त हो सके और उन्हें जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। यह बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि भारत के अंदर में कई सारे क्षेत्रों के अंदर में जो जल जनित बीमारियां हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। जल स्रोतों के अंदर में विषैले पदार्थों के मिलने की वजह से जो है कैंसर जैसी बीमारियां भी हम लोगों ने देखा है कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखी गई हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समाचार हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। ईरान स्लिप्स रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑयल इनटू चाइना, टैप्स एशियन क्लाइंट्स। अब यहाँ पर जो मुद्दे हैं इनकी चर्चा पिछले सत्रों में की जा चुकी है। ईरान, चीन, ईरान, भारत, इन सारे मुद्दों को हम लोग देख चुके हैं बहुत बार। ओपेक क्या है, ओपेक प्लस कैसे इससे अलग हो जाता है, तो ये आप लोगों की अब जिम्मेदारी हो जाती है कि इन सारे बिंदुओं पर आप लोग ध्यान से अपना अध्ययन करें। स्टूडेंट्स एक बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आप जब सफलता प्राप्त करते हैं तो वह आपके अध्यापक और आप की दोनों की एक सम्मिलित सफलता होती है जो कि सम्मिलित प्रयासों से ही प्राप्त होती है। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला मुद्दा है हमारा गाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। दरअसल इस आलेख के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने कई संवेदनशील बिंदुओं को हमारे सामने रखा है कि किस तरीके से गाय के जो मुद्दे हैं इनको राजनीति में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम अपने इतिहास का ध्यान से अध्ययन करें तो हम इस बात को देख लेंगे कि किस तरह से हमारे
स्वाधीनता आंदोलन के अंदर में हमारे जो नेता थे उन्होंने किस तरह से गाय से जुड़े हुए जो संवेदनशील मुद्दे थे उनको हल किया था। स्टूडेंट्स, एक अच्छा आर्टिकल है और इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं आप लोग इसको पढ़ने का यहाँ से प्रयास करिएगा। बड़ा इतिहास के साथ में जोड़ करके इसको लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की जरा बात करते हैं। हम लोग यहाँ से निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? एलोरा की गुफाएं, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, रानी की वाव, तंजावुर जहां पर गंगैकोंड, चोलपुरम और दारासुरम में जो है चोल मंदिर स्थित हैं, भीमबेटका के शैलाश्रय। विकल्प है आपके सामने केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3, 4, 5, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 और 5। बहुत ध्यान से इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निलाविलक्कू एक पारंपरिक दीपक है जिसका उपयोग आमतौर पर किस राज्य में किया जाता है? इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी जो मैं आलेख आपको बता करके आ रहा हूं गाय और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में, ये प्रश्न वहां से लिया गया है। उसको आप पढ़िएगा और फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। पहला कथन है सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है उन्होंने आधुनिक स्कूलों और पत्रिकाओं की स्थापना करके पश्चिमी शैली की वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश प्रशासन के एक वफादार सेवक थे। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों दोनों के लिए चुनाव आयोजित करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उसमें से है कि यहाँ पर कुछ समुदाय आपके सामने रखे गए हैं और उनके संबंधित देश सामने बताए गए हैं। आपको देखना है कि कौन सा जो है यहाँ पर युग्म सुमेलित है। कुर्द बांग्लादेश, मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। विकल्प है आपके केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 3। आइए स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और ईरान मिलकर अफगानिस्तान में शांति स्थापना में योगदान दे सकते हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित विवेचना कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के जो त्रिपक्षीय संबंध हैं इसको आप लोग पहले बता देंगे। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा सा यहाँ बता दीजिएगा। फिर इसके बाद में मुख्य भाग की तरफ आप आ जाइए। फिर यहाँ पर आप लोग जो है इनके त्रिपक्षीय संबंधों का जो महत्व है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसको बताइए। फिर वर्तमान में जब अमेरिकी सेनाएं यहाँ से बाहर निकलेंगी तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, अब इसकी तुलना आप लोग कर दीजिएगा जब सोवियत सेनाएं बाहर निकली थी उसके साथ में जोड़ करके। फिर अफगानिस्तान का जो भू राजनीतिक महत्व है, अफगानिस्तान को किस तरह से आवश्यकता है सहयोगी मुल्कों की, क्योंकि ये भू आबद्ध देश है, उस संबंध में इसको जोड़ करके आप रखिए। फिर मध्य एशिया में अफगानिस्तान बहुत आवश्यक है शांति के लिए, इसको आप तालिबान जैसे मुद्दों से जोड़ देंगे। पाकिस्तान का पक्ष भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, तो आपका एक संपूर्ण उत्तर जो है यहाँ पर बन जाएगा। फिर वर्तमान प्रासंगिकता को जोड़ते हुए इसका निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में अगला प्रश्न है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% तय कर दी थी, फिर भी सरकारों के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता रहा है। वर्तमान संदर्भों में चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि आरक्षण है क्या, और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि आरक्षण एक प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही है
जहां पर समाज में जो वंचित वर्ग है उसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर इंदिरा साहनी केस और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी चर्चा करेंगे। फिर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको आप लोग जो वर्तमान में जो संबंधित है इसको आप बताएंगे 102वें संविधान संशोधन के साथ में जोड़ करके, तो और अच्छा हो जाएगा। फिर जो कुछ राज्य विशेष है वहां पर कुछ विशेष स्थितियां हो सकती हैं किसी समुदाय विशेष को लेकर के, उनको फिर आप लोग यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो विचार समय समय पर यहाँ पर आते रहे हैं आरक्षण के संदर्भ में, उससे जुड़े विषयों के संदर्भ में, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तत्पश्चात वर्तमान प्रासंगिकता को उठाते हुए कि जब से यह प्रक्रिया आरक्षण की लागू की गई, फिर वहां से लेकर अब तक का हमारा सफर क्या रहा, बहुत अधिक लंबा मत करिएगा इसको, कुछ एक लाइनों में इसको लिख करके इसमें जो चुनौतियां निहित हैं उनका उल्लेख करते हुए आप निष्कर्ष की तरफ जो है आगे बढ़ जाएंगे, उसको लिख देंगे आप लोग। तो यह जो है इसकी संरचना हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज का सत्र आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आपको सारे नोटिफिकेशंस समय से मिलते रहेंगे। आज के सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।